हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आज हम सभी ब्लड के कंपोजिशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड हम सभी की बॉडी में 24 आवर्स सर्कुलेट होता रहता है। क्यों सर्कुलेट हो रहा है? हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसे ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम या कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम भी कहते हैं, ये हमारे हार्ट, जितने भी ब्लड वेसल्स है, उन सभी से एसोसिएटेड है। तो ये जो हमारा ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम है, इसमें पूरे शरीर में हमारी पाइपलाइंस बिछी हुई है, जिससे होता हुआ ब्लड हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, उसी पाइप से होता हुआ। और एक मोटर फिक्स है, दैट इज़ हार्ट। हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप हो रहा है, जिससे कि ब्लड हर जगह पहुंच पाए। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बेसिकली ब्लड को सप्लाई कर रहा है। तो ब्लड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो मेन फंक्शन है, चलिए हम ब्लड के फंक्शन पे आते हैं। तो मेन जो फंक्शन है हमारा ब्लड का, वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ये हर चीज़ों को क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। अब जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन आया, लंग्स के हेल्प से हमने सांस ली। तो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर एक सेल्स तक पहुंचाना है। तो इसका काम कौन करेगा? ब्लड। आफ्टर ऑक्सीजनेशन हमारे जो सेल्स है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद CO2 रिलीज हुआ, फिर वो ब्लड में मिक्स होता हुआ लंग्स तक आएगा, फिर वो बाहर। तो जितनी भी गैसेज हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। O2 हो गया, CO2, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ब्लड। सेकेंड पॉइंट, न्यूट्रिएंट। जो भी फूड हम खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स ब्लड से ही होते हुए शरीर में जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जो प्रोटीन्स चाहिए, जो वाइटामिन्स चाहिए, वो सभी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड के हेल्प से पहुँच जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये भी ब्लड की खासियत हो गई। अब जो भी वेस्ट निकलता है, सेल्यूलर वेस्ट, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसको भी किडनी तक पहुँचाना, इसका भी काम ब्लड का ही तो है। तो बेसिकली हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ब्लड। इवन हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे शरीर में एंट्री करता है तो ये एंटीबॉडीज़ फाइट करते हैं। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है, वो बेसिकली उनका काम ही होता है फाइट करना। तो इनका एक ये काम हो गया। इवन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी का वाटर कंटेंट, इन सभी को भी मेंटेन करना ब्लड का ही काम है। सो देयर आर सेवरल फंक्शंस जो कि हमारा ब्लड करता है। ब्लड का अगर डेफिनेशन लिया जाए तो ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी में 24 आवर्स सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड लाल क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हैं। आगे हम सब उसको भी क्लियर कर लेंगे। ब्लड का कंपोजिशन पे भी आएंगे। ब्लड का अगर pH देखा जाए, ब्लड स्लाइटली थोड़ा सा अल्कलाइन, थोड़ा बेसिक है। इसका जो pH है, ये है करीबन 7.3 से 7.4 के बीच। तो ये न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा बेसिक होता है ब्लड का pH। ये एक ह्यूमन में, एक इंसान में कितना ब्लड पाया जा सकता है? तो अगर आप एक अडल्ट मैन का देखें तो 5 से 6 लीटर एक इंसान में इतना ब्लड होता है। और अगर वुमेन में देखा जाए तो वुमेन में भी
4 से 5 लीटर ऑफ ब्लड एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। सो दिस अमाउंट ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन एक अडल्ट फीमेल में और एक अडल्ट मेल में कितना ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। तो चलिए ब्लड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अगर हम ब्लड के कंपोनेंट्स को देखें तो ब्लड में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक है ब्लड प्लाज्मा, ये प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, ठीक है। जो वाटरी पार्ट है वो है हमारा प्लाज्मा, और इसमें जो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं दैट इज कॉर्पस सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है और कॉर्पस सेल्स अबाउट 45%। प्लाज्मा को अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में वाटर है बहुत ही अधिक मात्रा में, 90 से भी अधिक, 92%, 92% वाटर प्रेजेंट है प्लाज्मा में। और इसमें डिज़ोल्व सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। डिज़ोल्व सॉल्यूट प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, ये सभी। तो ये 8 to 10% ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का फ्लूइड है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में पाया जाता है। इसी में ही समझिए सारे ब्लड सेल्स घुले हुए हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं, हार्मोन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे इसमें ही घुले मिले हुए हैं। तो बेसिकली ये जो डिज़ोल्व सॉलिड है, डिज़ोल्व सॉलिड में आपको सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? प्रोटीन्स। ये करीबन 7% होता है, 8 से 10 में 7%, और ये आपका 1 to 2% या 1% समझ लीजिए, जितने भी अदर सब्सटेंसेस है। प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड में बेसिकली होते हैं ये 3 तरह के हैं। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, करीबन 55%, 54 से 55% हमारा एल्ब्यूमिन होता है। इसका काम है ब्लड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना। सेकेंड, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन इससे थोड़ा सा कम मात्रा में पाया जाता है, करीबन 38%। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इन्फेक्शन से लड़ने में या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चीज़ों की हेल्प करता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एंड लास्ट इज फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन प्रोटीन ब्लड क्लॉट में पार्टिसिपेट करता है। सपोज किसी जगह पे कट हो गया तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करके, खून का थक्का बना करके ब्लड लॉस को रोका जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ना बह पाए। तो ये जो फिब्रिनोजेन है, जैसे ही कोई संकट आता है ये फिब्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, इनसॉल्युबल फिब्रीन में, जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं, एक नेट के जैसा जाल, और वो ब्लड क्लॉट को रोकता है। तो फिब्रिनोजेन देन प्रेजेंट होता है थोड़ी कम अमाउंट में। ये जो फिब्रिनोजेन है ये हमारे शरीर के ब्लड क्लॉट को प्रमोट करता है। जब कोई कट लग जाए तो इट इज़ प्रेजेंट इन, बचा कितना, 7 से 8% फिब्रिनोजेन प्रेजेंट है। एक और चीज़, हम ब्लड प्लाज्मा पढ़ते हैं, एक होता है सीरम। सीरम भी ब्लड का ही पार्ट है, ये बिल्कुल प्लाज्मा का ही है रूप, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सीरम। कोई भी ब्लड टेस्ट जब आप करवाने जाते हैं तो ब्लड प्लाज्मा से भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं और बहुत सारे टेस्ट में सीरम का यूज़ होता है। तो ये ब्लड प्लाज्मा सीरम सब ब्लड से ही आते हैं। तो बेसिकली प्लाज्मा में हम लोग देखते हैं कि वाटर है और प्रोटीन्स और कुछ सब्सटेंसेस है। यही कंटेंट सीरम में भी होता है, बस सीरम में फिब्रिनोजेन नहीं होता है। सब कंटेंट सेम है बट एक्सेप्ट फिब्रिनोजेन, सेम कंटेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है। वाटर है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, सारे सब्सटेंसेस है। इनमें आ गए आपके जितने भी मिनरल्स है, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब कुछ प्रेजेंट है। हार्मोन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स,
ग्लूकोज, लिपिड्स, ये सब कुछ प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ फिब्रिनोजेन नहीं होता है। तो अगर हम ब्लड प्लाज्मा ब्लड से निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, एंटीकोगुलेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिब्रिनोजेन तो चाहिए। तो फिब्रिनोजेन अगर हम प्लाज्मा चाहते हैं तो फिब्रिनोजेन को एज इट इज़ रखने के लिए एंटीकोगुलेंट, क्योंकि अगर हम एंटीकोगुलेंट नहीं डालेंगे तो ये कोगुलेट कर जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो टेस्ट तो हो नहीं पाएगा। तो प्लाज्मा बनाने के लिए हमें एंटीकोगुलेंट डालना पड़ता है, और सीरम के लिए ब्लड को एज इट इज़ अगर हम छोड़ दें प्लाज्मा को, तो ये फिब्रिनोजेन क्लॉट कर जाएगा, और आफ्टर क्लॉटिंग जब फिब्रिनोजेन हट गया तो हमारा सीरम बच गया। तो सीरम का जो कंटेंट है एज इट इज़ प्लाज्मा के जैसा होता है, बट इसमें फिब्रिनोजेन नहीं होता है सीरम में। तो ये हो गया प्लाज्मा पार्ट। अब चलते हैं कॉर्पस सेल्स। ब्लड कॉर्पसल्स थे 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट में बेसिकली 3 चीज़ें होती है, एक है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। ये हम हमेशा सुनते हैं ये ब्लड सेल्स के बारे में। ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं इनका एक और नाम है, दैट इज़ एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। इनका भी ब्लड क्लॉटिंग का ही पार्ट है। आरबीसी, आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है? इसी के कारण पूरा ब्लड रेड दिखता है, रेड ब्लड सेल्स के कारण। सपोज कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर है, और इस वाटर में हमने पाउडर डाल दिया आरबीसी का, तब जाकर के ये जो ब्लड है ये पूरा रेड हो जाएगा। इसी आरबीसी के कारण ये रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का। आरबीसी का सबसे मेन जो काम है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि एक आरबीसी में मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन, करीबन 260 हीमोग्लोबिन्स एक आरबीसी में प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर आप 100 ml ऑफ ब्लड लेंगे तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलेगा। इतनी हेवी अमाउंट में हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल है, हेंस वो रेड कलर का दिखता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होते तो ये कलरलेस है बेसिकली। रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। ये आरबीसी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अगर तीनों ब्लड सेल्स को कंपेयर किया जाए तो सबसे अधिक आरबीसी होते हैं, करीबन 5 मिलियन आरबीसी आपको ईच माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूबीसी 5 to 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो सबसे अधिक सेल्स है हमारे आरबीसी, ये है करीबन 5 मिलियन ईच माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स ये सेल नहीं है, एक जो पूरा सेल होता है न्यूक्लियस है उस तरह का कुछ नहीं, ये सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं बेसिकली। प्लेटलेट्स आर एक नॉट अ होल सेल, एक कंप्लीट सेल नहीं है, ये सेल फ्रैगमेंट्स हैं। तो ये इनका तो प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख तक प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट सेल कंप्लीट सेल, ये सेल फ्रैगमेंट्स है। तो पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ये इतने होते हैं। आरबीसी देखने में बाइकॉनकेव शेप का होता है, मतलब ये तो गोल है बट अगर हम इसको साइड से देखें तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये बाइकॉनकेव शेप का होता है। मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, एम्फीबियंस में है, रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है, बट मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस भी नहीं और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसका शेप कुछ बाइकॉनकेव सा होता है। तो इन सभी चीज़ों के कारण आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल करीबन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही कुछ इसके फीचर्स है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, इसका शेप बाइकॉनकेव है, ये सारे फीचर्स आरबीसी को कैपेबल बनाते हैं बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में।
आरबीसी का लाइफ स्पैन करीबन 120 डेज़ का होता है। 120 डेज़ में ये ख़त्म हो जाता है, इतना टूट जाता है कि अब और ये ऑक्सीजन के लोड को नहीं ले सकता, तो ये स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन एक ऑर्गन है जो हमारे स्टमक के पास में प्रेजेंट होता है। तो ये स्प्लीन एक ऑर्गन है जहाँ पे जा कर के ये ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ के जो सेल्स हैं मैक्रोफाजेस वो इसको ईट करते हैं और इसके जो भी बचे कुचे सब्सटेंसेस को रीयूज़ भी कर लेते हैं। तो खैर 120 डेज़ में इसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है। और स्प्लीन में जाके स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि सारे आरबीसी वहाँ जाके ख़त्म हो रहे हैं। जितने भी ब्लड सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सभी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, क्योंकि ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आरबीसी का 120 दिन का लाइफ स्पैन है। तो ये सभी रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस या हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो में प्रेजेंट, जिससे कि ये हीमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस के प्रोसेस से ब्लड सेल्स बनते रहते हैं कंटिन्यूसली हमारे रेड बोन मैरो। जो हमारे शरीर के लंबे लंबे बोन्स है उसमें बीच में सेंट्रल कैविटी होती है, तो रेड बोन मैरो बेसिकली वहाँ पे बनते हैं। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। हमारे जो शरीर में डब्ल्यूबीसीज है, वाइट ब्लड सेल्स, ये दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक है ए ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट। जितने भी ल्यूकोसाइट हैं, जितने भी डब्ल्यूबीसीज है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, 2 ग्रुप में है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। क्योंकि इनमें जो सेल्स है, ग्रेन्युलोसाइट्स में जो सेल्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, इस तरह से साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट में कोई भी ग्रेन्यूल नहीं है, बस न्यूक्लियस है। इसमें भी न्यूक्लियस है बट ग्रेन्यूल्स है, बट इट कंटेन ओनली न्यूक्लियस, नॉट एनी ग्रेन्यूल्स। तो एक है ग्रेन्युलोसाइट, एक है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में 3 तरह के सेल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो कि सबसे अबंडेंट है, सबसे अधिक मात्रा में जो डब्ल्यूबीसी होता है वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बहुत ही अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है तो सबसे पहले जो फाइट करने जाता है दैट इज न्यूट्रोफिल्स। देन इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और थर्ड वन इज बेसोफिल्स। सबसे कम अमाउंट में जो सेल्स होता है दैट इज बेसोफिल्स, ये होता है 0.5 to 1%, और न्यूट्रोफिल्स तो हैवी अमाउंट में अबाउट 60%, 60 to 65% ये होता है न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, एसिडोफिल्स। इनका नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि बेसोफिल्स जो है वो बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, इओसिनोफिल्स एसिडिक डाई से, हैंस इट इज कॉल्ड एसिडोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स क्या है, ये न्यूट्रल है, ये बेसिक और एसिडिक दोनों डाइस से स्टेन होते हैं, हैंस इट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स आर मोर अबंडेंट। न्यूट्रोफिल्स के जो सेल्स होते हैं इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको अगर स्टेन किया जाए तो ये न्यूट्रोफिल्स है, ये एसिडिक और बेसिक डाई दोनों से ही स्टेन होते हैं। इनका हल्का लाइट पिंक कलर आता है न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स के जो सेल्स होते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, बहुत सारे लोब लाइक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मतलब न्यूक्लियस में ऐसे बहुत सारा लोब देखने को मिलता है, तो ये मल्टी लोब्यूलर है, इसीलिए PMNS, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोब्यूल्स इस तरह से देखने को मिलते हैं, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। सेकेंड है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या है, एसिडिक डाई, जैसे कि इओसिन रेड कलर का ये दिखता है, इओसिनोफिल्स। इनमें जो न्यूक्लियस होता है इओसिनोफिल्स में बाइलोब्ड होता है, मतलब इस तरह से 2 ही लोब होगा इओसिनोफिल्स में। इओसिनोफिल्स बहुत सारे इन्फेक्शंस में, जैसे कि एलर्जिक कंडीशन हो गया, अस्थमा, वॉर्म्स का इन्फेक्शन है, तो उसमें इओसिनोफिल्स का जो काउंट है वो बॉडी में
जिस पर्सन को इन्फेक्शन होता है उसमें इयोसिनोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है। देन बेसोफिल्स, बेसोफिल्स बहुत ही कम मात्रा में होता है और ये बेसिक डाई जैसे कि हेमेटोजाइलिन, ये ब्लू कलर का स्टेन होगा। इसमें जो न्यूक्लियस है वो हल्का एस शेप्ड का होता है और इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो आपको न्यूक्लियस देखने को ही नहीं मिलेगा। इनका काम होता है हेपेरिन का सिक्रीशन। हेपेरिन बेसिकली एक ब्लड थिनर है, ये इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है। हिस्टामिन, इन्फ्लेमेशन में हिस्टामिन हेल्प करता है। जब भी कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो उस जगह पे जो स्वॉलन एरिया बनता है हिस्टामिन के कारण, हेपेरिन, ये सारी चीज़ें बेसोफिल्स सिक्रीट करता है। देन ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट दो तरह का है, एक है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ए ग्रेन्युलोसाइट है तो इनमें कोई भी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स है ये भी अबंडेंट सेल्स है, जैसे न्यूट्रोफिल्स के बाद अगर देखा जाए तो लिम्फोसाइट्स सेल्स जो है वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स, बी वाला जो लिम्फोसाइट होता है जिसको बी सेल्स बोलते हैं, एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है, तो ये इम्यूनिटी में दोनों लगे रहते हैं। बी सेल्स और टी सेल्स जो है ये डायरेक्टली उस एंटीजन को जा करके, उस बैक्टीरिया को जा करके किल करता है। तो ये बी सेल्स और टी सेल्स जो है ये इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। देन ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों में। मोनोसाइट, मोनोसाइट्स ये फेगोसाइटिक सेल्स है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये फेगोसाइटिक है। इट मीन्स कोई बैक्टीरिया देखते ही ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं, इसको खा जाते हैं बेसिकली। मोनोसाइट्स मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही उसको कोई डेंजर सिचुएशन में वो देखता है अपने आप को, तो वो मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको गार्बेज ट्रक ऑफ द सेल भी गार्बेज ट्रक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी डेड बैक्टीरियाज हैं उनकी डेड बॉडीज़ उन सभी को ये इनगल्फ कर लेता है। मोनोसाइट्स बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में तो न्यूक्लियस सर्कुलर सा दिखता है, बट जो मोनोसाइट है उसमें किडनी या बीन शेप का न्यूक्लियस होता है, कुछ इस तरह का। तो ये किडनी शेप या बीन के शेप का न्यूक्लियस मोनोसाइट्स में होता है। ये है मोनोसाइट्स, ये बहुत ही बड़े बड़े सेल्स है। ल्यूकोसाइट्स में सबसे बड़े बड़े सेल्स जो है हमारे इसी के ये। लास्ट है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का बेसिकली जो काम है वो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। जैसे कि पहले बताएं कि ये सेल फ्रैगमेंट्स है, ये एक कंप्लीट सेल नहीं है, ये स्पेशल मेगा कैरियोसाइट मदर सेल्स से इसका ओरिजिन होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन देखा जाए तो ये 5 से 9 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ये भी लिवर में, स्प्लीन में जाके ख़त्म हो जाता है।